एक ऐसी कंपनी जिसने पीने के पानी से लेकर उगने वाली फसलों तक को जहरीला बना दिया, जिसकी वजह से लाखों लोग कैंसर के पेशेंट बन गए। मगर फिर भी पूरे देश में किसी की इतनी औकात नहीं थी कि वह उस कंपनी के बारे में कुछ बोल सके, क्योंकि यह कंपनी इतनी पावरफुल थी कि अपनी ओर उठने वाली आवाज को दबाने के लिए मिलिट्री तक का इस्तेमाल कर सकती थी। और जिसके कब्जे में पूरा मीडिया और मिलिट्री हो, आखिर उसे कोई क्या कह सकता है। बस यही हुआ और पूरा देश बर्बाद हो गया। आज की हमारी इस वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे एक अकेली कंपनी पूरे देश की बर्बादी की वजह बन गई और उसका कहर अभी तक जारी है। यकीन मानिए, कहानी जानकर आपके रोंगटे खड़ी हो जाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको हमारी वीडियो को एंड तक देखना होगा। चलिए शुरू करते हैं। इस देश की बर्बादी की कहानी शुरू होती है 19वीं सदी से। 1833 में इंग्लैंड में सैमुअल नाम का एक बहुत रिच बिजनेसमैन था जो सी शेल्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया करता था। इनके दो बेटे थे, जिनमें से एक का नाम था मार्कस। 1870 में सैमुअल की डेथ के बाद इनका पूरा कारोबार दोनों बेटों में डिवाइड हो गया। लेकिन सैमुअल के बड़े बेटे मार्कस ने सी शेल के साथ साथ केरोसिन ऑयल एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस भी शुरू कर दिया। यह बात उस टाइम की है जब केरोसिन तेल को बड़े बड़े बैरक में भरकर समुद्री जहाज से ले जाया जाता था। वैसे तो आजकल भी ऑयल इंपोर्ट समुद्री रास्ते से ही होता है, क्योंकि ये सस्ता पड़ता है। लेकिन उस टाइम पर जिन बैरक में तेल को भरा जाता था वे लीक हो जाते थे, जिसकी वजह से तेल बर्बाद हो जाता था। लेकिन मार्कस बहुत ही बिजनेस माइंडेड आदमी था, इसलिए उसने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए तेल टैंकर्स को डिजाइन करवाया, जिनके थ्रू डायरेक्टली तेल को पोर्ट्स पर खड़े टैंक में डाल दिया जाता था। 1865 में पहली बार मार्कस के द्वारा तैयार इन टैंकर्स के थ्रू तेल स्विस कैनाल से होते हुए ब्रिटिश कंट्रोल्ड एशियन मार्केट जैसे भारत, इंडोनेशिया और थाईलैंड तक पहुंचा। यह डेट इसलिए इतनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था जब एशिया तक तेल सप्लाई हुआ था। और इस अकेली ट्रिप ने मार्कस को इतना रिच बना दिया था कि उसने इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को महसूस करके अपनी कंपनी खड़ी कर दी। ऐसा इसलिए क्योंकि उस समय ना तो ज्यादा जनसंख्या हुआ करती थी और ना ही ज्यादा कंपनी ऑयल एक्सपोर्ट इंपोर्ट में इन्वॉल्व हुआ करती थी। उस समय मार्कस के अलावा केवल एक कंपनी ऐसी थी जो ऑयल एक्सपोर्ट किया करती थी। इस कंपनी का नाम था स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी। लेकिन रॉकफेलर फैमिली की यह कंपनी केवल यूरोप तक ही तेल सप्लाई कर रही थी। मगर जैसे ही स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी को यह न्यूज मिली कि मार्कस अपने टैंकर्स के थ्रू यूरोप से एशिया तक तेल सप्लाई कर रहा है, तो उन्होंने मार्कस के साथ अपना बिजनेस एस्टेब्लिश करने की सोची। उन्होंने मार्कस को ऑफर दिया कि तुम हमारे तेल को भी एशिया तक सप्लाई कर दो, जिसके लिए हम तुम्हें अच्छा खासा कमीशन दे देंगे। लेकिन पहली ही ट्रिप ने मार्कस को मालामाल कर दिया था, इसलिए उसने सोचा दूसरों का तेल इंपोर्ट करने से बेहतर है क्यों ना अपनी ही ऑयल इंपोर्ट कंपनी एस्टेब्लिश की जाए। मगर ये काम बहुत टफ था क्योंकि मार्कस इस बिजनेस में नया था, जबकि स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी का दबदबा पूरे यूरोप में फैला था। इसलिए मार्कस के लिए अपनी ऑयल इंपोर्ट कंपनी ओपन करना डायरेक्टली स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी से दुश्मनी लेना था। मगर मार्कस रुकने वाला नहीं था। उसने किसी की परवाह नहीं की और 1960 में रॉयल डच पेट्रोलियम कंपनी के साथ मिलकर शेल नाम से एक नई कंपनी बना डाली। वैसे स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी को चैलेंज करना काफी रिस्की हो सकता था, लेकिन जैसा कि हमने अभी बताया, उस टाइम पर ऑयल इंपोर्ट करने में ज्यादा कंपनी इन्वॉल्व नहीं थी, लेकिन ऑयल की डिमांड काफी ज्यादा थी। इसलिए जल्द ही शेल कंपनी दुनिया की नंबर 1 तेल सप्लाई करने वाली कंपनी बन गई, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि वर्ल्ड वॉर 1 से रिलेटेड कई ब्रिटिश डॉक्यूमेंट्स में ऐसा कहा गया है कि अगर शेल कंपनी ना होती तो शायद ब्रिटिश कभी वर्ल्ड वॉर 1 को जीत ना पाती, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 में शेल ऑयल कंपनी ने ही ब्रिटिश आर्मी को सबसे ज्यादा तेल सप्लाई किया था। और वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हो चुका था, लेकिन ब्रिटिश एम्पायर का रुतबा बढ़ने के साथ साथ अब दो बातें क्लियर हो चुकी थी। सबसे पहले तो यह कि ऑयल 21वीं सेंचुरी का सबसे बड़ा हथियार होने वाला है और जिसके पास ऑयल कंट्रोल होगा वो ही वर्ल्ड पर राज करेगा। और दूसरी ये, शेल कंपनी अब स्टैंडर्ड ऑयल को बीट करके दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी बन चुकी थी। लेकिन ऑयल के साथ कई प्रॉब्लम है। सबसे पहली बात तो ये है कि आप तेल को हर जगह से प्राप्त नहीं कर सकते और ऑयल कंट्रोल केवल कुछ ही देशों के हाथ में है, क्योंकि वर्ल्ड के कुछ ही पार्ट्स ऐसे हैं जहां प्राकृतिक तेल मिलता है। और दूसरा, इसे निकालना, रिफाइन करना और इसकी मंजिल तक पहुंचाना बहुत महंगा प्रोसेस है। साथ ही जिन देशों में तेल पाया जाता है वे अपने नेचुरल रिसोर्स को लेकर काफी पॉजिटिव एंड प्रोटेक्टिव होते हैं।
जिसकी वजह से कंपनी हमेशा ही उस देश पर डिपेंड रहती है, क्योंकि कितना तेल निकालना है यह वह देश ही तय करता है जहां तेल पाया जाता है। लेकिन मार्कस नहीं चाहता था कि वह किसी पर डिपेंडेंट रहे या किसी से दबकर रहे। इसलिए उसने सोचा क्यों ना एक ऐसा देश ढूंढा जाए जहां तेल रिजर्व काफी मात्रा में मौजूद हो और जो गरीब एंड करप्ट हो, ताकि वहां के लीडर को कुछ पैसे देकर उन्हें अपनी तरफ किया जा सके। अब मार्कस की खोज शुरू हुई, लेकिन उनकी नजर आकर अफ्रीका पर रुक गई, क्योंकि अफ्रीका एक ऐसा कॉन्टिनेंट था जहां पर रिसोर्स तो बहुत हैं, लेकिन फिर भी गरीबी इतनी ज्यादा है कि आप थोड़ी सी हेल्प देकर इनसे कुछ भी करवा सकते थे। इसलिए अफ्रीका के वेस्ट में स्थित एक सुपर रिसोर्सफुल कंट्री नाइजीरिया मार्कस की पहली पसंद बन गया। नाइजीरिया में अफ्रीका के सबसे बड़े तेल और नेचुरल गैस के रिजर्व मौजूद थे। बस इसी अपॉर्चुनिटी को मार्कस ने महसूस कर लिया और 1940 में इन्होंने नाइजीरिया में शेल कंपनी को एस्टेब्लिश कर दिया। बस यहीं से शुरू होता है नेचुरल ब्यूटी से भरे हुए इस देश की बर्बादी का सफर। वैसे वेस्टर्न वर्ल्ड की एक बात तो है, ये अगर किसी को लूटते भी हैं तो भी पूरे नियम बनाकर लूटते हैं। ऐसा ही ब्रिटिशर्स ने भारत के साथ साथ अपनी तमाम कॉलोनीज के साथ किया। मार्कस भी ब्रिटिश के नक्शे कदम पर चल रहा था, इसलिए इसने आते ही नाइजीरियन गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट कर लिया ताकि करोड़ों रुपए कमाने के बीच कोई कभी आ ही ना सके। फिर चाहे आप पीने के पानी को जहर बनाएं या फार्मर्स की खड़ी फसल को बर्बाद करें, आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं होगा। नाइजीरिया की बर्बादी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि यहाँ मौजूद किसान अपने खेतों में जाने से केवल इसलिए डरते थे कि कहीं अगर उनसे गलती से माचिस जल गई तो उनकी खड़ी फसल जल उठेगी, क्योंकि वहाँ सभी नदियों, झीलों, तालाबों में पानी कम, तेल ज्यादा दिखाई देने लगा था और पीने का पानी तो लगभग बर्बाद ही हो चुका था। असल में नाइजीरिया एक पुअर कंट्री था, इसलिए रोड कनेक्टिविटी मौजूद नहीं थी और ज्यादातर किसान नदियों से होकर अपने खेतों तक जाते थे। मगर अब यहाँ की नदियों और तालाबों में पानी नहीं, तेल था, जिसको पार करके किसान खेतों तक पहुँचते थे। हालात इतने बिगड़ चुके थे कि पानी पीने के लिए नल खोलने पर पानी नहीं, तेल निकलने लगा था, जिससे लोगों में कैंसर के साथ साथ ऐसी ऐसी बीमारियां देखने को मिलने लगी जिन्हें देखना तो दूर किसी ने सुना भी नहीं था। पर वो कहते हैं ना, किसी को इतना भी मत डराओ कि उसके अंदर से डर ही निकल जाए। ऐसा ही नाइजीरिया में होने लगा। जब खेत बंजर हो गए, पानी की जगह तेल आने लगा, तो लोगों ने इस कंपनी के खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। मगर अफसोस, जब सरकार ही लोगों की बर्बादी का रीजन थी तो प्रोटेस्ट करने वाले आखिर कर भी क्या सकते थे। प्रोटेस्ट करने वाले निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवाई गईं, जिसमें 80 से भी ज्यादा लोग मारे गए और 600 घरों को जलाकर खाक कर दिया गया। लेकिन इस न्यूज को किसी मीडिया हाउस ने कवर नहीं किया, जबकि जिन लोगों पर गोलियां चलवाई गई उनका कसूर बस इतना था कि उन्होंने अपने खेतों को बर्बाद करने वाली कंपनी के खिलाफ आवाज उठाई थी। इतना सब कुछ हो रहा था, लेकिन शेल कंपनी पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। और हद तो तब हो गई जब 1993 में एक नई पाइपलाइन नाइजीरिया में बिछाई जाने लगी, जिसे देखकर पब्लिक का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने फिर से प्रोटेस्ट कर दिया। मगर इस बार नाइजीरियन गवर्नमेंट ने दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी और प्रोटेस्ट कर रहे लोगों पर नाइजीरियन आर्मी ने डायरेक्ट फायरिंग कर दी। ये सब शेल कंपनी के कहने पर हुआ। हमें पता है अब आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि चलो गवर्नमेंट तो शेल कंपनी से मिलने वाली फंडिंग के लिए ऐसा कर रही थी, लेकिन क्या आर्मी भी गवर्नमेंट के साथ मिली हुई थी, या फिर आर्मी गवर्नमेंट पर इतनी डिपेंडेंट थी कि अपने ही लोगों पर फायरिंग कर रही थी? तो हम आपको बता दें कि शेल कंपनी के ओनर बहुत चालाक थे, इसलिए ये गवर्नमेंट के साथ साथ मिलिट्री लीडर्स को भी हैवी फंडिंग देते थे। असल में इन्होंने आर्मी को हैवी वेपन के साथ साथ हेलीकॉप्टर तक गिफ्ट कर रखे थे। कंपनी ने पैसे से सबको खरीद रखा था, इसलिए सब कुछ इसके कंट्रोल में था। मगर कहते हैं ना कि जुर्म करने वाला चाहे कितना भी ताकतवर हो, कोई ना कोई उसके सामने चट्टान बनकर खड़ा हो ही जाता है। नाइजीरिया की एक ऐसी ही चट्टान बना केन सारो वीवा नाम का एक राइटर एंड एनवायरमेंटलिस्ट। केन सारो वीवा ने शेल को अपने देश से निकालने की ठान ली, इसलिए इसने एक जबरदस्त मुहिम छेड़ दी। इन्होंने स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, हर जगह के लोगों को ये अवेयरनेस देनी शुरू कर दी कि उनकी जिंदगी की बर्बादी का कारण केवल ये शेल कंपनी है। केन सारो वीवा से काफी सारे लोग प्रभावित होने लगे, इसलिए लोग इनसे जुड़ते चले गए। शेल कंपनी भी केन सारो वीवा के मूवमेंट से डर गई थी, इसलिए उन्होंने केन को खरीदने की बहुत कोशिश की, मगर वे नाकामयाब रहे। केन के साथ लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद जुड़ चुकी थी, जिसकी वजह से उस पर डायरेक्ट एक्शन लेना भी मुश्किल था। अब केन और उसके साथियों ने कंपनी के ऑपरेशंस को रोकना शुरू कर दिया। ये तेल ले जाने वाले ट्रक्स को रोकते और इंजीनियर को डराते थे ताकि वे लोग नाइजीरिया को छोड़कर चले जाएं।
इसलिए ये पहली बार था जब शेल कंपनी के ऑपरेशंस पर असर पड़ने लगा था। लेकिन इन सब की वजह केवल एक आदमी था। अब शेल कंपनी ने अपने बोर्ड ऑफ मेंबर्स की मीटिंग बुलाई और केन को रास्ते से हटाने का एक शानदार प्लान बनाया। इसके लिए उन्होंने केन के गांव के 4 लोकल लीडर्स का बेदर्दी से मर्डर कराकर इल्जाम केन और उसके साथियों पर लगाया गया, जबकि मर्डर वाले दिन केन गांव में था ही नहीं। शेल कंपनी ने रिश्वत के दम पर गांव वालों से गवाही भी दिलवाई, जिसकी वजह से 1995 में केन और उसके 9 साथियों को फांसी की सजा मिली। केन, जो कि नाइजीरिया को शेल से बचा सकता था, वो भी नहीं रहा। लेकिन लोगों को एक क्लियर मैसेज मिल चुका था कि जो भी शेल के रास्ते में आएगा उसका अंजाम वही होगा जो केन का हुआ। अब देश बिल्कुल चुप था और अपनी बर्बादी का तमाशा देख रहा था। लेकिन फांसी पर लटकाए जाने वाले इन लोगों की फैमिली ने हार नहीं मानी और नीदरलैंड की कोर्ट में शेल के खिलाफ शिकायत की, जिसका फैसला आने में 22 साल लग गए। मगर तब भी शेल को कसूरवार तो ठहराया गया, लेकिन पूरा नहीं, आधा कसूरवार। जबकि 5 लोगों ने कबूल कर लिया था कि उन्होंने शेल कंपनी के ऑफिसर्स के कहने पर केन के खिलाफ झूठी गवाही दी थी। लेकिन पैसे वालों के सामने लॉ एंड ऑर्डर खिलौने की तरह है, इसलिए केवल $15 मिलियन का फाइन लगाकर शेल को छोड़ दिया गया। लोगों का प्रोटेस्ट जारी था कि अचानक 2011 में 40,000 बैरल ऑयल नाइजर रिवर में लीक हो गया, जिससे नाइजर नदी पूरी तरह से काली हो गई और उसमें मौजूद सभी जलीय जीव मारे गए। साथ ही आसपास के खेत पूरी तरह से बर्बाद हो गए। लोगों के पास ना खाने को कुछ बचा था, ना पीने का एक बूंद भी साफ पानी मौजूद था। मगर एक बार फिर शेल कंपनी बच निकली और इस बार उसने यह कहकर अपना पीछा छुड़ा लिया कि तेल का लीक होना शेल कंपनी की नहीं बल्कि नाइजीरियन वर्कर्स की गलती है। गलती चाहे किसी की भी हो, मगर इस तेल के लीक होने का हर्जाना नाइजीरिया के मासूम अनजन्मे बच्चों को चुकाना पड़ा, क्योंकि 2017 में आई एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो प्रेग्नेंट विमेन नाइजर रिवर के 10 किलोमीटर के एरिया में रहती थी, प्रेगनेंसी के पहले महीने में ही उनके बच्चों के मरने के चांस 50% हैं और अगर किसी तरह से वे बच भी गए तो इसके 40% चांस हैं कि वे फिजिकली और मेंटली डिसेबल होंगे। शेल का सच एक बार फिर सामने था, मगर कोई कुछ नहीं कर सका। लेकिन हाँ, इसके बाद में लोगों के बीच शेल को लेकर काफी गुस्सा बढ़ गया और अब कई लोकल ग्रुप हथियारों के साथ शेल कंपनी एंड नाइजीरियन सरकार के खिलाफ लड़ने लगे हैं। मगर अभी तक शेल कंपनी का कुछ भी नहीं बिगाड़ा जा सका है। जबकि 2018 में दुबई से अचानक से एक प्राइवेट डॉक्यूमेंट लीक हो गया था, जिसमें लिखा था कि शेल कंपनी ने $1.3 बिलियन की प्रॉपर्टी नाइजीरियन पेट्रोलियम मिनिस्टर और बाकी के मिनिस्टर्स को गिफ्ट किए थे। साथ ही लोकल लोगों में अपनी इमेज सुधारने के लिए भी शेल कंपनी ने काफी इफेक्ट लगाए थे। उन्होंने ऐसे मीडिया कैंपेन चलाए ताकि वे लोगों को दिखा सके कि हम कितने एनवायरमेंट फ्रेंडली हैं और एनजीओ को काफी डोनेशन देते हैं। मगर फिर भी कोई इस कंपनी का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। इस तरह नाइजीरियन में शेल का जंगल राज चल रहा है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर सिविल वॉर की कंडीशन बनी हुई है। अब आप ही देखिए कैसे कंपनी ने पूरे फलते फूलते देश को तबाह करके रख दिया। वैसे आपको क्या लगता है, क्या कभी शेल कंपनी का पर्दाफाश हो पाएगा? क्या कभी नाइजीरिया को शेल कंपनी से मुक्ति मिल पाएगी, या फिर ऐसे ही नाइजीरिया बर्बाद से और बर्बाद होता जाएगा? अपनी राय को हमें कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।